नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत जल्द हम सबके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है झारखंड में होने वाली राज्यव्यापी जनगणना की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम गिनती नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाअभियान है जो आने वाले समय में राज्य के भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। तो चलिए, बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले झारखंड जनगणना 2026 की एक रूपरेखा देखेंगे। फिर मकान और परिवार के विवरण पर बात करेंगे। उसके बाद आवश्यक सुविधाओं को समझेंगे। फिर घरेलू संपत्ति और तकनीक का जायजा लेंगे और अंत में जानेंगे कि सही जवाब देना इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, झारखंड जनगणना 2026 की रूपरेखा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 76,000। 14 जून 2026 की डेडलाइन तक राज्य के कोने कोने हर एक घर तक पहुंचने के लिए सरकार ने 76,000 कर्मचारियों की एक विशाल फौज तैयार की है। इनमें मुख्य रूप से हमारे शिक्षक शामिल हैं और मकसद एकदम साफ है कि दूर दराज का कोई भी घर छूटने ना पाए। अब जरा 2011 का वक्त याद कीजिए। वो पूरी तरह से कागज पर आधारित जनगणना थी और फिर बाद में महामारी की वजह से भी चीजों में काफी देरी हुई। लेकिन 2026 की ये जनगणना एकदम अलग है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। मतलब सब कुछ तेजी से होगा और इसके लिए हम सबको पहले से तैयार रहना होगा। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग फेज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो कर्मचारी आएंगे वे कुल जनसंख्या की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि भौतिक संरचनाओं और संपत्तियों को दर्ज करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया का एक एकदम शुरुआती और अलग चरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मकान और परिवार का विवरण। जब कर्मचारी घर आएंगे तो वे एकदम बुनियाद से सवाल पूछेंगे, जैसे दीवारें मिट्टी की हैं या ईंट की, फर्श पक्का है या कच्चा, छत किस चीज की बनी है, और सबसे अहम बात, क्या ये सिर्फ एक रिहायशी घर है या फिर इसके एक हिस्से में कोई दुकान या क्लिनिक भी चल रहा है। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे की एकदम असली तस्वीर सामने आएगी। परिवार की संरचना को लेकर एक बड़ा ही खास सवाल पूछा जाता है, विवाहित दंपतियों की संख्या। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए घर में माता पिता रहते हैं और उनके 2 विवाहित बच्चे भी उसी घर में उनके साथ रह रहे हैं, तो उस एक ही घर में विवाहित दंपतियों की कुल संख्या 3 मानी जाएगी। ये डेटा हमारे समाज में परिवार के बदलते स्वरूप को समझने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही परिवार से जुड़े कई और सटीक विवरण भी दर्ज किए जाएंगे, जैसे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, घर का मुखिया कौन है, उनका नाम और लिंक क्या है, क्या मकान अपना है या किराए का है, और परिवार किस वर्ग से आता है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य। यही वो सटीक जानकारी है जो भविष्य में समाज कल्याण की नीतियां तय करेगी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, आवश्यक सुविधाएं और उपयोगिताएं। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि एक परिवार के लिए दैनिक आवश्यकताएं कितनी सुलभ हैं। सरकार ये जानना चाहती है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए बुनियादी चीजें कितनी आसानी से मिल रही हैं। पानी को ही ले लीजिए, पीने के पानी के स्रोत को लेकर नज़दीक शब्द की बड़ी सख्त परिभाषा तय की गई है। शहरों में अगर पानी 100 मीटर के दायरे में है तभी उसे नज़दीक माना जाएगा, वहीं गांव में ये सीमा 500 मीटर रखी गई है। इसके अलावा घर में रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है, क्या बिजली आ गई है या अभी भी सौर ऊर्जा या मिट्टी के तेल से काम चल रहा है। स्वच्छता को लेकर तो एकदम गहराई से सवाल पूछे जाएंगे, शौचालय है या नहीं, अगर है तो किस तरह का, सेप्टिक टैंक वाला या फिर सीधे पाइप सीवर से जुड़ा हुआ, गंदे पानी की निकासी कैसे हो रही है, नालियां खुली हैं या ढकी हुई हैं, यहाँ तक कि नहाने की जगह पर छत है या नहीं, ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये वाला सवाल तो इस बात का एकदम बेहतरीन उदाहरण है कि सरकार अपनी योजनाओं का असर कैसे मापती है। रसोई घर के अंदर है या बाहर, और खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी, बायोगैस या एलपीजी। इसके जवाब से तुरंत पता चल जाएगा कि उज्ज्वला जैसी गैस वितरण योजनाएं जमीन पर असल में कितनी सफल रही हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, घरेलू संपत्ति और तकनीक। आज के समय में यानी 2026 में एक आधुनिक घर की क्या परिभाषा है? घर में मौजूद गाड़ियां और तकनीक ही इसकी एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।
इस सूची में पुराने और नए जमाने का बड़ा ही मजेदार मिश्रण देखने को मिलेगा। एक तरफ तो ये पूछा जाएगा कि घर में पारंपरिक रेडियो है या नहीं, जो शायद अब बस हमारी पुरानी यादों का हिस्सा रह गया है। वहीं दूसरी तरफ टीवी कनेक्शन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और लैपटॉप जैसी एकदम आधुनिक चीजों के बारे में भी पूछा जाएगा। इससे ये साफ होगा कि समाज ने डिजिटल युग में कितनी तेजी से कदम रखा है। इसके अलावा यातायात के साधनों की जानकारी भी मांगी जाएगी। क्या घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है या कार है? और एक बड़ा ही बुनियादी सवाल पूछा जाएगा, परिवार का मुख्य आहार क्या है? झारखंड जैसे राज्यों में ज्यादातर मामलों में इसका जवाब चावल ही होने की संभावना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, सही जवाब क्यों जरूरी हैं। तो पूरी बात का सार यह है कि ये प्रक्रिया बेहद आसान और व्यवस्थित है। बस 3 कदम। कर्मचारी घर के दरवाजे पर आएंगे, ये 33 सवाल पूछेंगे और सारा डेटा डिजिटल रूप से अपने डिवाइस में दर्ज करेंगे। कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं। इसे जल्दी और बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जनगणना निदेशक का भी यही स्पष्ट संदेश है, सही और ईमानदार जवाब दें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। सच्चाई ये है कि यही ईमानदार डेटा आगे चलकर प्रभावी जनकल्याणकारी योजनाओं की मजबूत नींव रखता है। एक बात जिसे लेकर लोगों के मन में अक्सर भ्रम रहता है, वो है अपना मोबाइल नंबर देना। क्योंकि ये पहली डिजिटल जनगणना है, इसलिए सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई फ्रॉड या सुरक्षा का खतरा नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में कभी भी कोई भी OTP नहीं मांगा जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अंत में जब कर्मचारी दरवाजे पर आएंगे तो इसे सिर्फ एक साधारण सवाल जवाब का सत्र मत समझिएगा। जरा सोचिए, महज 10 मिनट की ये बातचीत आने वाले पूरे 1 दशक के लिए राज्य की सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और हमारे भविष्य की रूपरेखा को कैसे आधार देगी। है ना कमाल की बात। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जानने और समझने की इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।